दुबई में धूप की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो बस एक ऐसी अचूक तकनीक की जो इस धूप को सीधे सोलर पैनलों तक पहुंचा सके। ये शहर रेगिस्तान के बीचों बीच दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर सिस्टम खड़ा कर रहा है। लेकिन मेरी तहकीकात में एक चौंकाने वाला सच सामने आया है। संयुक्त अरब अमीरात के मौसम में किए गए एक खास टेस्ट में पाया गया कि सिर्फ 5 महीनों के भीतर पैनलों पर जमने वाली धूल ने बिजली उत्पादन को 12.7% तक कम कर दिया। धूल को शीशा तोड़ने की जरूरत नहीं है, उसे तो बस हर दिन खामोशी से सतह पर जमना है और रोशनी को रोकना है। साल 2030 तक इस सोलर पार्क की क्षमता 8000 मेगावाट से ऊपर ले जाने का दावा है। लेकिन क्या दुबई एक ऐसे विशाल सिस्टम पर दांव लगा रहा है जो सिर्फ तभी मुनाफा देगा जब लाखों पैनलों को बिल्कुल साफ रखा जाए? इस पूरी घटना को बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि हम अपनी आंखों के सामने आधुनिक अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी परीक्षा होते देख रहे हैं। दशकों से दुबई ने अपनी वैश्विक पहचान उन इंजीनियरिंग चमत्कारों के दम पर बनाई है जो सीधे तौर पर इस बेरहम भूगोल को चुनौती देते हैं। इस शहर ने जलते हुए रेगिस्तान के भीतर बर्फ से ढके स्की स्लोप बनाए, खिसकती रेत पर आसमान छूती गगनचुंबी इमारतें खड़ी कीं और समुद्र की तलहटी से रेत निकालकर कृत्रिम द्वीप बना डाले। अब वे अपनी इसी असीमित और जिद्दी महत्वाकांक्षा को अपने ऊर्जा क्षेत्र में लागू कर रहे हैं। वर्तमान में मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम सोलर पार्क लगभग 3860 मेगावाट की विशाल परिचालन क्षमता पर काम कर रहा है। जब आप इसे देखेंगे तो ये क्षितिज तक फैला हुआ कांच और स्टील का एक अनंत समंदर दिखाई देता है जो धूप को चमका रहा है। ये अब कोई छोटा मोटा पायलट प्रोजेक्ट या प्रयोगशाला में किया जाने वाला थियोरिटिकल प्रयोग नहीं रह गया है, बल्कि ये दुबई के भविष्य के पूरे बिजली ग्रिड की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। जैसे जैसे इसकी कुल स्थापित क्षमता बढ़ रही है, वैसे वैसे ग्रिड को जिंदा रखने के लिए इसके दैनिक रखरखाव की गुणवत्ता भी बेहद महत्वपूर्ण होती जा रही है। दुबई के पास दो ऐसे प्राकृतिक फायदे हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। पहला है रेगिस्तान की अनंत खाली जमीन, और दूसरा है साल भर रहने वाली तीखी धूप। पहली नजर में यह समीकरण अनंत हरित ऊर्जा के उत्पादन के लिए बिल्कुल सटीक और आदर्श लगता है। लेकिन असल चुनौती ये है कि इन संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को उस बेहद गर्म और सूखे वातावरण में जीवित रहना है और काम करना है जहां की रेत कभी थमती ही नहीं है। आखिर तब क्या होता है जब दुनिया का एक बड़ा महानगर अपने ऊर्जा भविष्य का इतना बड़ा हिस्सा एक ऐसी तकनीक के भरोसे छोड़ देता है जिसे हर दिन रेगिस्तान की काटने वाली गर्म हवाओं का सामना करना पड़ता है? इस पूरे सिस्टम की असली कमजोरी किसी जटिल वायरिंग या ट्रांसफार्मर के भीतर नहीं छिपी है, बल्कि ये एक बेहद सूक्ष्म स्तर पर शुरू होती है। धूल की एक ऐसी बारीक परत जिसे इंसान की आंखें शायद देख भी ना पाएं। धूल से ढका सोलर पैनल पूरी तरह से काम करना बंद नहीं करता, वो बस पिछले दिन के मुकाबले थोड़ा सा कम काम करता है। और यही इस पूरे खेल की सबसे बड़ी त्रासदी है। ये एक ऐसा धीमा आर्थिक नुकसान है जो महीनों और सालों तक चलता रेटली, बिना किसी बड़ी खराबी का संकेत दिए, जिससे लोग लंबे समय तक बेखबर बने रहते हैं। हम आमतौर पर इंजीनियरिंग की नाकामियों की कल्पना बड़े धमाकों पिघलते हुए तारों या ढहती हुई लोहे की इमारतों के रूप में करते हैं, लेकिन रेगिस्तानी माहौल में यह नाकामी एक बहुत ही धीमी मौत की तरह होती है। इस बड़े खतरे को समझने के लिए हमें भौतिकी के 3 बेहद साधारण चरणों को देखना होगा। पहला चरण यह है कि सूरज की रोशनी को पैनल के सुरक्षात्मक शीशे से होकर गुजरना होता है। दूसरा, जब बारीक धूल उस साफ शीशे पर जम जाती है तो वो सूरज की किरणों के एक बड़े हिस्से को अंदर जाने से पहले ही परावर्तित या बिखेर देती है। तीसरा और आखिरी चरण यह है कि नीचे मौजूद फोटोवोल्टिक कोशिकाओं तक कम रोशनी पहुंचने का सीधा मतलब है कि कम बिजली पैदा होना। यह प्रक्रिया जितनी सरल है उतनी ही विनाशकारी भी है। पूरा का पूरा खेल बस इसी बुनियादी ढांचे के इर्द गिर्द घूमता है। इस गंभीर समस्या को समझने के लिए आपको किसी जटिल सेमीकंडक्टर भौतिकी, इलेक्ट्रॉनों की गति या एडवांस वोल्टेज कर्व्स को जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक सोलर पैनल असल में एक बेहद आधुनिक खिड़की है, और रेगिस्तान का यह माहौल लगातार उस खिड़की पर भूरा रंग पोतने की कोशिश कर रहा है। धूल का यह खामोश और लगातार जमाव हमारे जोखिम को मापने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। एक बड़ा तूफान तो एक ऐसी घटना है जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन हवा में तैरती धूल एक स्थायी सच है।
मुझे इन मेगा प्रोजेक्ट्स की सफलता पर जो शक होता है वो उन भयानक रेतीले तूफानों के कारण नहीं है जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, बल्कि वो इस अदृश्य और लगातार जमने वाली धूल के कारण है जो हर सुबह बिना चूके वापस आ जाती है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें किसी कयास या कंप्यूटर मॉडल पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात के वैज्ञानिकों ने खुद इन सोलर पैनलों को खुले आसमान के नीचे रखा और बारीकी से मापा कि असल में क्या होता है। स्थानीय मौसम के प्रभावों की जांच करने वाले एक विस्तृत अध्ययन में फोटोवोल्टिक प्रणालियों को 5 महीनों से अधिक समय तक धूल और हवा के हवाले छोड़ दिया गया। जब इस अध्ययन के नतीजे सामने आए तो उन्होंने रेगिस्तान के इस बेरहम माहौल की एक बेहद गंभीर और डरावनी तस्वीर पेश की। परीक्षण के दौरान पैनलों पर धूल की सघनता लगभग 5.44 ग्राम प्रति वर्ग मीटर तक बढ़ गई थी। यह आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन जब इसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ये ग्रिड के लिए एक गंभीर चेतावनी की तरह सामने आता है। इस परीक्षण के नतीजे में बिजली के उत्पादन में लगभग 12.7% की भारी कमी दर्ज की गई। अध्ययन में यह भी साफ किया गया कि पैनलों को झुकाकर रखने का कोण सीधे तौर पर तय करता है कि कितनी धूल शीशे पर टिकेगी। कभी कभार होने वाली बारिश इस जमी हुई धूल को थोड़ा बहुत साफ जरूर कर सकती है, लेकिन इस सूखे रेगिस्तानी इलाके में बारिश के भरोसे बैठना किसी भी बड़ी बिजली कंपनी के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा। हालांकि हमें इस जांच में इन आंकड़ों की सीमा को भी समझना होगा। ये एक नियंत्रित फील्ड प्रयोग था, न कि पूरे मोहम्मद बिन राशिद सोलर पार्क की वास्तविक बिजली उत्पादन की अंतिम रिपोर्ट। आप आंख मूंद कर इस 12.7% के नुकसान को पूरे दुबई की क्षमता पर लागू नहीं कर सकते और न ही ये दावा कर सकते हैं कि वे अभी इतनी भारी बिजली खो रहे हैं। लेकिन ये गहन प्रयोग हमारी इस खोजी पत्रकारिता की जांच के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात साबित करता है। ये साबित करता है कि इस खास माहौल में मामूली सी धूल का जमा होना भी बिजली उत्पादन में इतनी बड़ी गिरावट ला सकता है जिसे ग्रिड चलाने वाले अधिकारी चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि एक छोटा सा पैनल कुछ ही महीनों में अपनी उत्पादन क्षमता का 10वां हिस्सा खो सकता है, तो सोचिए जब लाखों अलग अलग पैनलों को लगातार साफ करने और उनकी जांच करने की नौबत आएगी तो क्या होगा। इस काम का पैमाना और इसके पीछे लगने वाले संसाधन किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। अब चुनौती सिर्फ सूरज से बिजली पैदा करने की नहीं रह गई है, बल्कि सबसे बड़ी चुनौती इन लाखों शीशों के अनंत रखरखाव और उनके प्रबंधन की बन चुकी है। लेकिन इन बड़े तूफानों से निपटना इस आर्थिक गणित का सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं है। असली पहेली तो ये तय करना है कि धूल को साफ करने का खर्च उस बिजली की कीमत से कम कब होगा जो लगातार कम बन रही है। हमें इस आम धारणा को तोड़ना होगा कि संकट केवल तभी आता है जब आसमान लाल हो जाता है और तेज आंधियां चलती हैं। रेगिस्तानी धूल का खतरा असल में 3 अलग अलग चरणों में काम करता है। पहला चरण तब शुरू होता है जब खुद तूफान आ रहा होता है। हवा में उड़ती घनी धूल सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने से रोक देती है। बिजली का उत्पादन अचानक बहुत नीचे गिर जाता है, लेकिन यह केवल मौसम की एक अस्थायी मार होती है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाती है। असली जंग तो इसके बाद शुरू होती है जब तूफान शांत हो जाता है। दूसरा चरण तब आता है जब तूफान थम जाता है, हवा शांत हो जाती है, आसमान बिल्कुल साफ और चमकीला दिखाई देता है। लेकिन इस सोलर पार्क का बिजली उत्पादन अपने सामान्य स्तर पर वापस नहीं लौट पाता। आखिर क्यों? क्योंकि हवा में उड़ने वाली धूल का एक बहुत बड़ा और जिद्दी हिस्सा अब हमेशा के लिए इन शीशों पर जम चुका होता है। हवा साफ है, लेकिन आसमान की तरफ ताकती खिड़कियां मैली हो चुकी हैं। तीसरा चरण उन शांत दिनों में आता है जब कोई तूफान नहीं होता। ये धूल के धीरे धीरे जमा होने का दौर है। हर दिन हवा के सामान्य झोंके पैनलों पर धूल की एक बहुत बारीक और अदृश्य परत चढ़ा देते हैं। पैनल की कार्यक्षमता हर दिन इतनी धीरे धीरे गिरती है कि इसका पता लगाना मुश्किल होता है। मेरी नज़र में ये खामोश गिरावट उन वायरल वीडियो वाले तूफानों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। एक तूफान की अपनी शुरुआत और एक निश्चित अंत होता है, लेकिन इस सूक्ष्म धूल के रोज जमा होने का कोई अंत नहीं है। यह प्रकृति की एक कभी न थकने वाली ताकत है। सोचिए, अगर आपको इस विशाल बिजली ग्रिड को संभालना पड़े तो आप क्या करेंगे? क्या आप हर छोटी आंधी के बाद तुरंत सफाई कर्मियों की एक फौज भेजेंगे ताकि अधिकतम बिजली बचाई जा सके? या फिर आप तब तक इंतजार करेंगे जब तक खोई हुई बिजली का नुकसान सफाई के भारी कम खर्च से ज्यादा ना हो जाए?
घर की छत पर लगे एक छोटे सोलर पैनल के लिए ये रविवार का एक मामूली फैसला हो सकता है, लेकिन हजारों मेगावाट के इस विशाल सोलर पार्क के लिए ये एक बहुत ही जटिल गणितीय समीकरण बन जाता है जो पूरे प्रोजेक्ट के मुनाफे को तय करता है। और यही हमें सीधे तौर पर रेगिस्तानी ग्रिड के इस सबसे बड़े वित्तीय विरोधाभास के सामने खड़ा करता है। सौर ऊर्जा को पूरी दुनिया में एक क्रांतिकारी वरदान की तरह पेश किया जाता है। लोग कहते हैं कि इसमें कोयले या पेट्रोल की तरह कोई ईंधन नहीं खरीदना पड़ता। धूप तो बिल्कुल मुफ्त है ना? लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर जब मैंने इसकी तहकीकात की तो सच कुछ और ही निकला। धूप भले ही मुफ्त हो, लेकिन इस संयंत्र को हर दिन चालू रखने का खर्च किसी का भी दम निकाल सकता है। ऑपरेटरों को एक बेहद जटिल और महंगे सिस्टम पर लगातार पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। इसमें रिमोट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, बेहद संवेदनशील सरफेस सेंसर्स और धूल साफ करने वाले रोबोट्स की एक पूरी फौज शामिल है। इन मशीनों को चलाने के लिए भी बिजली लगती है। इसके अलावा रोबोट्स की मरम्मत, इंसानी लेबर और डेटा एनालिसिस का भारी भरकम खर्च इस तथाकथित मुफ्त ऊर्जा को बेहद महंगा सौदा बना देता है। अगर पैनलों को समय पर साफ ना किया जाए तो बिजली उत्पादन में इतनी भारी गिरावट आती है जिसे कोई भी ग्रिड बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर इन्हें रोज रोज साफ किया जाए तो मेंटेनेंस का बजट आसमान छूने लगता है। अब सोचिए, इंजीनियरों के सामने असली चुनौती उस बारीक संतुलन को खोजने की है जहां मुनाफा बना रहे। लेकिन असल सवाल यह है कि अगर सौर ऊर्जा पैदा करने वाले पैनलों को दशकों तक लगातार साफ और मेंटेन रखना पड़े तो ये ऊर्जा वास्तव में कितनी सस्ती रह जाती है। ये कड़वी हकीकत सीधे तौर पर दुबई की उस नाजुक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है जो पूरी तरह से लग्जरी टूरिज्म, आलीशान मेहमान नवाजी और महंगे रियल एस्टेट पर टिकी है। आज आप और मैं मिलकर उस सच की पड़ताल करेंगे जहां विशाल वातानुकूलित मॉल और इंडोर थीम पार्क इस चमक दमक के पीछे छिपे बिजली के भारी खर्च के जाल को बयां करते हैं। बुर्ज खलीफा के ठीक सामने बने हुए आलीशान मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट, जहां कांच की दीवारों के पीछे ठंडी हवा में बैठकर लोग शहर का नज़ारा देखते हैं, वे सब इस बिजली की कीमत पर टिके हैं। ये पूरा लग्जरी इकोसिस्टम बिजली के बिल में होने वाले छोटे से बदलाव से भी हिल सकता है। इन कृत्रिम माहौल वाले विशाल कमर्शियल स्पेस को चौबीसों घंटे बिना किसी रुकावट के बेहद सस्ती बिजली चाहिए। अब सोचिए, अगर रेगिस्तान की उड़ती रेत से लड़ने में ही सौर ऊर्जा ग्रिड का बजट बिगड़ जाए तो ये सस्ती बिजली का सपना सिर्फ एक धोखा बनकर रह जाएगा। दुबई ने पानी की बचत करने और रेगिस्तान में सफाई रोबोट उतारने का रास्ता तो निकाला है, लेकिन ये भारी भरकम तकनीक ही ये साबित करती है कि असल समस्या कितनी डरावनी और विशाल है। जब इंसान और पानी दोनों रेगिस्तान के सामने घुटने टेक देते हैं, तब भारी ऑटोमेशन का सहारा लेना पड़ता है। दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी ने अब पूरी तरह से रोबोटिक क्लीनिंग सिस्टम पर दाव लगा दिया है। इनमें से कई अत्याधुनिक रोबोट बिना एक बूंद पानी के काम करते हैं। वे कांच पर बिना कोई खरोच छोड़े धूल को साफ करने के लिए बेहद मुलायम माइक्रोफाइबर ब्रश और तेज हवा के दबाव का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही वे एडवांस सोलर ट्रैकिंग, गहरे परफॉर्मेंस एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित मेंटेनेंस सिस्टम का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने तो अपनी मुख्य रिसर्च विंग में एक खास टेस्टिंग जोन भी बना डाला है, जहां अलग अलग कंपनियों के सफाई रोबोट्स को आपस में भिड़ाया जाता है ताकि सबसे बेहतरीन तकनीक चुनी जा सके। ये पूरा तामझाम उस थका देने वाले काम को ऑटोमेट करने के लिए है जिसे तपती धूप में इंसानों के लिए कर पाना नामुमकिन है। लेकिन यहां हमें उस सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए जिसे पीआर वीडियो में चतुराई से छिपा लिया जाता है। ये रोबोट रेगिस्तान की धूल को हमेशा के लिए खत्म नहीं करते। वे इसे सिर्फ कांच से धकेलकर नीचे जमीन पर गिरा देते हैं, जहां से हवा उसे दोबारा उड़ाकर पैनलों पर लापटकती है। ये कोई पक्का इलाज नहीं है, बल्कि बस एक दैनिक मरहम पट्टी है। और यही कड़वा सच कई गंभीर खोजी सवालों को जन्म देता है। इन मशीनी रोबोटों को मुनाफे का स्तर बनाए रखने के लिए दिन में कितनी बार दौड़ना पड़ता है। रेगिस्तान की ये झुलसाने वाली गर्मी और सिलिका के बारीक घिसने वाले कण इन रोबोटों के अपने नाजुक गियर और पटरियों को कितनी तेजी से बर्बाद कर रहे हैं। और जब इस अनंत रेगिस्तान के बीच कोई रोबोट अचानक दम तोड़ देता है, तब क्या होता है? जब कोई रोबोट खराब होता है तो ऑपरेटर कितनी जल्दी उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे बदल पाते हैं ताकि बिजली की सप्लाई ठप ना हो। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब इस सोलर पार्क की क्षमता 8000 मेगावाट से भी ऊपर निकल जाएगी, तब कुल कितने लाख रोबोटों की जरूरत होगी क्या?
सफाई का ये सिस्टम बिजली उत्पादन की रफ्तार से तालमेल बिठा भी पा रहा है। ढलते सूरज की रोशनी में एक खूबसूरत रोबोट को पैनल साफ करते देखना आंखों को बहुत सुहावना लगता है। लेकिन जब एक पर्यावरण अनुकूल तकनीक को सिर्फ चालू रखने के लिए एक समानांतर भारी भरकम मशीनी साम्राज्य चौबीसों घंटे चलाना पड़े, तो क्या इसे इंजीनियरिंग की जीत कहेंगे या फिर एक कभी न खत्म होने वाली अंतहीन रेस? ये रेस समय के साथ और अधिक हिंसक और खर्चीली होने वाली है। जैसे जैसे दुबई इस ग्रिड में हजारों नए मेगावाट जोड़ रहा है, वैसे जैसे ये खतरा और गहराता जा रहा है। हमारे घरों की छत पर लगे एक पैनल में 5% की मामूली गिरावट कोई मायने नहीं रखती, कोई ध्यान भी नहीं देगा। लेकिन जब यही 5% की गिरावट लाखों कमर्शियल पैनलों पर एक साथ होती है, तो ये पूरे शहर के सिस्टम को हिलाकर रख देने वाला संकट बन जाती है। इस बड़े पैमाने पर आते ही इंजीनियरिंग की पूरी परिभाषा बदल जाती है। जैसे जैसे ये सोलर पार्क क्षितिज तक फैलेगा, ऑपरेटरों को करोड़ों वर्ग मीटर कांच की निगरानी करनी होगी, रोबोटों के विशाल बेड़े को संभालना होगा और अनगिनत खराबियों को ठीक करना होगा। धूल जमने का असली खतरा यह है कि ये पूरे शहर के बिजली उत्पादन को पूरी तरह से अप्रत्याशित और अनिश्चित बना देता है, जो किसी भी आधुनिक ग्रिड के लिए एक बुरे सपने जैसा है। किसी भी आधुनिक पावर ग्रिड को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए सटीक भविष्यवाणी जीवन रेखा की तरह है। कंट्रोल रूम में बैठे ऑपरेटरों को हर घंटे ये पता होना चाहिए कि कितनी सौर ऊर्जा मिलने वाली है, ताकि वे शहर में एसी की आसमान छूती मांग को संतुलित कर सकें। धूल भले ही ग्रिड को सीधे तौर पर तबाह ना करे, लेकिन ये बिजली उत्पादन को इतना अस्थिर बना देती है कि पूरी योजना बिखर जाती है। अगर सौर ऊर्जा में अचानक कोई गिरावट आती है, तो उसकी भरपाई के लिए सरकार को महंगी गैस जलानी पड़ती है, जिससे इस विशाल सोलर पार्क का पूरा आर्थिक फायदा एक झटके में खत्म हो जाता है। यही बात हमें दुबई की इस महत्वाकांक्षी लेकिन बेहद नाजुक ऊर्जा रणनीति के सबसे बड़े और छिपे हुए खतरे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। दुबई जैसा हाईटेक शहर बिजली के इस उतार चढ़ाव को एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहां के गगनचुंबी होटल और विशाल मनोरंजन केंद्र केवल और केवल अटूट स्थिरता की मांग करते हैं। लेकिन यहां मेरा सवाल यह है कि क्या ये डेवलपर्स सौर पैनलों का दायरा इतनी तेजी से बढ़ा रहे हैं कि उनके पास इन्हें साफ रखने की व्यावहारिक क्षमता ही नहीं बची? अगर धूल की वजह से ये सोलर पैनल उम्मीद से कम बिजली बनाते हैं, तो दुबई के पूरे आर्थिक मॉडल पर एक अदृश्य लेकिन बेहद घातक वित्तीय दबाव आ जाएगा। ये खतरा रेगिस्तान के क्रूर स्वभाव और इस अंधाधुंध विस्तार के टकराने से पैदा हुआ है। हालांकि ये कहना गलत होगा कि दुबई के पास इससे निपटने का कोई प्लान नहीं है। वे इस विशाल सोलर पार्क को एक बेहद खतरनाक और महंगे लाइव लैब में तब्दील कर चुके हैं। ये लाइव लैब रेगिस्तान से लड़ने, ग्रिड को बचाने और अपने अरबों डॉलर के निवेश की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। इसके लिए दुबई इंजीनियरिंग के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। बिना पानी के सफाई करने वाले रोबोट्स के अलावा वे रियल टाइम में धूल की परत को मापने वाले एडवांस ऑप्टिकल सेंसर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे कुछ कंट्रोल पैनलों को हाथों से बिल्कुल साफ रखते हैं, ताकि उनकी तुलना धूल से भरे पैनलों के आउटपुट से की जा सके। इसके अलावा एआई एल्गोरिदम की मदद से वे उन खराब प्रदर्शन वाले इलाकों की पहचान करते हैं जहां तुरंत टीम भेजने की जरूरत हो। वे पैनलों के कोनों को भी इस तरह सेट करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण से धूल अपने आप नीचे गिर जाए, और वे कांच को इतना चिकना बनाने के लिए लगातार खास एंटी सॉइलिंग केमिकल कोटिंग्स का टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक पत्रकार के रूप में हर नए तकनीकी समाधान के पीछे मुझे 3 तीखे सवाल दिखाई देते हैं। ये तकनीक समस्या के किस खास हिस्से को हल करती है? ये कौन सा नया खर्च या कमजोरी पैदा करती है? और क्या ये धूल को पूरी तरह खत्म करती है या सिर्फ हमें इसे थोड़ा बेहतर ढंग से संभालने में मदद करती है? ऑप्टिकल सेंसर डेटा तो दे देते हैं, लेकिन उस डेटा को समझने के लिए महंगे विश्लेषकों की जरूरत होती है। रोबोट कांच साफ करते हैं, लेकिन उन्हें महंगे स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस क्रू की जरूरत होती है। केमिकल कोटिंग्स धूल को दूर रखती हैं, लेकिन वे रेगिस्तान की इस भयानक धूप और यूवी किरणों के आगे टिक नहीं पाती और उखड़ने लगती हैं। मेरा यह मानना बिल्कुल नहीं है कि धूल की वजह से दुबई के ये सोलर पार्क कभी पूरी तरह बंद हो जाएंगे। दुबई के पास बेहिसाब पैसा और दुनिया के सबसे बेहतरीन इंजीनियर है, वे इसे कभी फेल नहीं होने देंगे। लेकिन असली सच ये है कि वे इस समस्या का कोई एकमुश्त हल ढूंढकर चैन की सांस नहीं ले सकते।
धूल से निपटने के इस सिस्टम को इस पावर प्लांट के पूरे 30 साल के जीवन काल तक लगातार बिना रुके चलना होगा। अगर रोबोट और एल्गोरिदम इस बिजली उत्पादन को बनाए रखने में कामयाब रहे, तो ये रेगिस्तान पर तकनीक की जीत होगी। लेकिन अगर इस अंतहीन संघर्ष का खर्च समय के साथ बढ़ता गया, तो क्या उस तथाकथित सस्ती सौर ऊर्जा का असली आर्थिक फायदा धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाएगा? असली सवाल ये नहीं है कि ये पैनल रेगिस्तान की इस तपिश को झेल पाएंगे या नहीं। सवाल ये है कि मूल रूप से किए गए वादे जितनी बिजली पाने के लिए हमें और कितनी सहायक तकनीक को लगातार पालना पड़ेगा। दुबई में धूप की कोई कमी नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ये शहर पृथ्वी के सबसे गर्म और सबसे चमकीले हिस्सों में से एक में हजारों नए मेगावाट की क्षमता वाले सोलर प्लांट लगाने का दावा कर रहा है। लेकिन इस जांच में जो बात सामने आती है, वो प्रेस रिलीज के बड़े बड़े आंकड़ों से बिल्कुल अलग है। चमचमाती पीआर रिपोर्टों में जिस विशाल क्षमता का डिंडोरा पीटा जाता है, वो असल गणित का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली चुनौती इन लाखों सोलर पैनलों को हर दिन साफ रखने की है, जिससे ये तय होता है कि आसमान छूती गगनचुंबी इमारतों को वास्तव में कितनी बिजली मिल पा रही है। रेगिस्तान की बारीक धूल ये साबित नहीं करती कि ये पूरी योजना फ्लॉप हो गई है, लेकिन ये इस कड़वे सच को जरूर उजागर करती है कि मरुस्थल की धूप को बिजली में बदलना सिर्फ कांच के टुकड़ों को धूप में रखकर मुफ्त का पैसा बटोरने जितना आसान बिल्कुल नहीं है। यहाँ मिलने वाली वास्तविक बिजली पूरी तरह से सफाई निगरानी और रखरखाव के उन नियमों पर टिकी है जो बिना रुके 24 घंटे चलते हैं। जब आप इस विशाल प्लांट के भौतिक आकार को देखते हैं, तो इसकी रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सपोर्ट सिस्टम को भी उसी रफ्तार से बढ़ना पड़ता है। इस वित्तीय चक्र में धूल को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए महंगे उपकरणों को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ बिजली उत्पादन को धीमा करके चुपके से मुनाफा खा जाती है। दुबई के पास इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए पैसा और तकनीक दोनों हैं, लेकिन ये तकनीक एक भी दिन के लिए रुक नहीं सकती। आज रोबोट धूल हटा सकते हैं, कल सेंसर बिजली की गिरावट को पकड़ सकते हैं, लेकिन इस सच से आंखें नहीं मूंदी जा सकती कि इंजीनियरिंग का कोई भी अकेला समाधान इस बारीक धूल को हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। हवा के साथ उड़कर वापस आने वाली धूल इस बात का सबूत है कि एक बार की सफाई से ये जंग कभी खत्म नहीं होती। आज एक खोजी पत्रकार के रूप में हमारे सामने ये बड़ा सवाल खड़ा है कि क्या दुबई एक ऐसा ऊर्जा तंत्र खड़ा कर रहा है जो रेगिस्तान की कठोर सच्चाइयों के अनुकूल है, या फिर वे एक बेहद नाजुक ढांचा बना रहे हैं जो उसी पर्यावरण से लड़ने के लिए लगातार पैसा पानी की तरह बहा रहा है जिसके बीच उसे बनाया गया था। क्या आपको लगता है कि रोबोटिक ऑटोमेशन और एडवांस डेटा इस मरुस्थलीय सोलर फार्म को लंबे समय तक मुनाफे में रख पाएंगे, या फिर धूल से ये अंतहीन लड़ाई इन मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए एक बड़ा वित्तीय बोझ बन जाएगी? इस गंभीर मुद्दे पर आपकी राय क्या है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ध्यान रहे कि इस वीडियो में दिखाए गए आंकड़े विशिष्ट शोध और परीक्षणों पर आधारित हैं और बिना आंतरिक डेटा के पूरे दुबई सोलर पार्क के वास्तविक उत्पादन की सटीक तस्वीर नहीं दिखाते हैं।